Assalamu alaikum to everyone. I welcome all of you to JK Civil Services. Today we are going to learn about transport and communication. So in this chapter, the topics that we are going to cover will include your landways, roadways. That means we are going to study about land transport, and it will be followed by your water transport. We'll study about various important national waterways. We'll study about inland waters. Then it will be followed by your air transport. We'll study about aviation sector, and finally I'll try to give you an insight regarding pipelines. So what are pipelines? So moving forward, first of all, you should understand what this word transport means. What does this word transport means? So the transport involves movement of things. That means we have to transfer things from one place to another. जब चीज़ें मूव होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, से आई हैव अ प्रोडक्शन सेंटर जहाँ पे हम मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स को, तो उन गुड्स को मार्केट में, मार्केट इज़ अ प्लेस जहाँ पे बायर्स आते हैं, वो चीज़ों को खरीदते हैं. दैट्स एक्सेसिबल प्लेस, मोस्ट एक्सेसिबल प्लेस होती है. सो फ्रॉम दिस प्रोडक्शन सेंटर, इन ऑर्डर टू sell my goods, I have to transfer them to market. So this is your transport. So we can define it as a service or a facility for the carriage of persons and goods. Persons and goods, हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है. वी यूज़ डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सो वट आर वी डूइंग, हम खुद को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो दिस इन्वॉल्व्स द कैरेज ऑफ पर्सनस. फॉर एग्जांपल, हमारे घर में बच्चे होते हैं, वो स्कूल जाते हैं, तो सुबह उनको लेने के लिए एक बस आती है. The bus picks up them from the place of their origin to destination. Their destination is their school. So there's this transfer of students from one place to another. That's your transport. And goods का आपको समझ में आया, from production center to market is an example. So it's a facility or service that involves carriage of persons and goods from one place to another using humans, animals, and different kinds of vehicles. So different kinds of vehicles. ह्यूमंस का कैसे, थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं. व्हेन जब जो ह्यूमंस थे उनको पता नहीं होती थी एनीथिंग अबाउट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और टेक्नोलॉजी एक्स्ट्रा, तो क्या होता था, जो ये ह्यूमन होता था ये हंट करता था. ही वॉज ए हंटर. तो वो हंट करता था, फिर अपनी फैमिली के साथ वो खाता था. सो फॉरेस्ट्स में जब वो हंट करता था, उसको उस प्रोडक्ट को फिर कैरी करता था जहाँ पे वो सेटल्ड होता था. ठीक है, तो वो खुद कैरी करता था, बिकॉज ही हैड नो आइडिया अबाउट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ही हैड नो आइडिया अबाउट व्हील टेक्नोलॉजी एक्स्ट्रा. सो धीरे धीरे करके क्या हुआ, ही केम टू नो अबाउट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. उसने एनिमल्स का इस्तेमाल लेना सीख लिया. सो फिर क्या होता है, जैसे कि हम अभी भी बहुत सारे एनिमल्स को यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी सी कैमल इन डेजर्ट्स. ठीक है, वी सी कैमल इन डेजर्ट. वी यूज़ म्यूल्स इन माउंटेनस रीजन्स जहाँ पे रफ टेरेन होता है. ठीक है, वी यूज़ डॉग्स टू ड्रॉ स्लाइड्स ऑन स्नो कवर्ड ग्राउंड इन साइबेरिया और नॉर्थ अमेरिका कैनेडियन रीजन जो है. अभी भी हम हॉर्सेस का इस्तेमाल करते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि ह्यूमंस का भी इस्तेमाल किया जाता है टू ट्रांसपोर्ट थिंग्स, एनिमल्स का इस्तेमाल भी किया जाता है टू ट्रांसपोर्ट थिंग्स. एंड फाइनली वी नो व्हीकल्स का तो होता ही. आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन इन 18th century देयर वाज इन्वेंशन ऑफ व्हील्स एंड देन कार्ट्स एंड वैगन्स. तो अभी जो आप देख रहे हो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है, गाड़ियाँ हैं आपकी, एयरवेज है, जहाज़ है एक्स्ट्रा. सो ये मूवमेंट तो होता है, ये पता है हमें. तो इट ऑपरेट्स थ्रू लैंड, वाटर एंड एयर. जब लैंड के थ्रू ऑपरेट होगा तो उसको हम लैंड ट्रांसपोर्ट बोलेंगे. जब वाटर के थ्रू ऑपरेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट. एंड फाइनली जब एयर के थ्रू ऑपरेट होगा देन वी विल कॉल इट एयर ट्रांसपोर्ट. So it involves, it's actually an organized service industry. एट द एंड ऑफ द डे, चाहे पैसेंजर्स को मूव करे, चाहे हमारे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करें, तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो है ये हमें क्या देती है, इट गिव्स अस सम सॉर्ट ऑफ सर्विस. सो इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड सर्विस इंडस्ट्री. इसमें 3 स्टेप्स यूजुअली होते हैं. दैट्स लोडिंग. पहले हम लोड करते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन. मुझे यहाँ से अपने घर से कुछ प्रोडक्ट्स को किसी पर्टिकुलर प्लेस पे शिफ्ट करना है, तो पहले मैं क्या करूँगी, गाड़ी लाऊंगी, फिर उसको मैं लोडिंग करूँगी प्रोडक्ट्स की. उसके बाद जब डेस्टिनेशन पे पहुँचूँगी तो वहाँ पे अनलोडिंग करूँगी, एंड फाइनली जो कंज्यूमर होगा उसके पास डिलीवरी करूँगी. सो इट इन्वॉल्व्स दीज 3 रैशनल स्टेप्स: लोडिंग, अनलोडिंग एंड डिलीवरी. सो नेक्स्ट, इट्स ऑल्सो यूज्ड फॉर योर डिफेंस पर्पजेज़. डिफेंस पर्पजेज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. एक्चुअली डिफेंस पर्पज़ के लिए अलग एक ऑर्गेनाइजेशन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो लुक आफ्टर करती है
फॉर एग्जांपल हमें डिफेंस इक्विपमेंट्स ट्रांसफ़र करने हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उसके लिए आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, दैट टेक्स केयर ऑफ ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एसेंशियल कनेक्टिविटी, ताकि ईजीली आपका जो ट्रैफिक फ्लो है फॉर द डिफेंस पर्पसेस वो हो सके। यहाँ पर एयर ट्रांसपोर्ट में भी आपको पता होगा स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट्स आर देयर एंड उनकी जो गाड़ियाँ होती है दैट आर क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। So now, this efficient transportation, what does it ensure? It ensures your stability. How does it ensure stability? By providing necessary connections between different parts of the country. आपको कोई प्रोडक्ट जो है, फॉर एग्जाम्पल आजकल इंसान मेडिसिन पे कितना डिपेंडेंट है, बट आप देखोगे कि हाउ वी डू दैट, वी इम्पोर्ट द मेडिसिन फ्रॉम अदर स्टेट्स और अदर कंट्रीज़। तो वो कैसे पॉसिबल है? वो कैसे पॉसिबल है? थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। या आप विंटर्स में यहाँ पे कश्मीर में आप देखेंगे कि हम कुछ उगा नहीं पाते हैं, तो हाउ डज द प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फिर भी फ्रेश वेजिटेबल्स पहुँचते हैं घर, वो कैसे पहुँचते हैं? बिकॉज ऑफ दिस एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। क्योंकि हर एक टाइप के जो एसेंशियल्स हैं हम तक टाइमली वे में पहुँचे, अच्छे से पहुँचे और हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट्स एक्चुअली being assured by your transportation industry. Let's move next. Now, what are the means and modes of transportation? Means and modes of transportation are your landways, waterways, airways and pipelines. So जो लैंड के थ्रू, जैसे कि मैंने आपको अभी बोला, जो लैंड के थ्रू होगा दैट्स कॉल्ड योर लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर के थ्रू, वाटर के मीडियम में जो होगा दैट्स कॉल्ड योर वाटर ट्रांसपोर्ट, फाइनली देन एयर ट्रांसपोर्ट थ्रू एयर। एंड पाइपलाइंस जो है ये अलग से इनका डिवीजन किया गया है, बट एक्चुअली इट कम्स अंडर दिस लैंड ट्रांसपोर्ट एज वेल। बट इसकी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर आप लैंड, वाटर और एयर में देखेंगे देन यू कैन कैरी बोथ, पैसेंजर्स को भी कैरी कर सकते हो और फ्रेट को भी कर सकते हो। हियर इज द वर्ड फ्रेट। व्हाट इज दिस फ्रेट? फ्रेट इज नथिंग बट इट्स द गुड्स दैट वी आर गोइंग टू ट्रांसपोर्ट। जो भी गुड हम ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको हम फ्रेट बोलते हैं। तो आप लैंड में देखेंगे, वाटर में देखेंगे, एयर में देखेंगे दैट वी आर ट्रांसपोर्टिंग बोथ पैसेंजर्स एंड फ्रेट। लेकिन जो पाइपलाइंस है वी can only transport freight through it. For example, liquids, mineral oil, water, ठीक है, sludge, etc. Now your land transport has 4 different types. They are your ropeways, रोडवेज, रेलवेज एंड केबलवेज। आपके लिए नई टर्म होगी रोपवे और केबल वे, ठीक है। आई शो यू हेयर। तो यहाँ पे आई जूम इन दिस फॉर यू। यहाँ पे आप अपने राइट साइड में देखेंगे दे आर क्वाइट रिजम्बलिंग इन स्ट्रक्चर एंड यूजुअली हम इनको यूज़ करते हैं इंटरचेंजेबली, बट देयर इज़ अ डिफरेंस। यहाँ पे आप देखेंगे वी हैव दिस ऑन द राइट साइड में। अगर हम देखेंगे तो राइट साइड में आप देखेंगे कि जो ये केबल कार्स है वो केबल्स के थ्रू कनेक्टेड है एंड दे रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो आप इसका ये देख सकते हैं, स्ट्रक्चर देख सकते हैं, मेटल्ड केबल्स का इस्तेमाल किया गया है। ऑन द अदर हैंड अगर हम लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो हमें रोप कार्स दिखेंगी। तो यहाँ पे ये रोप्स के थ्रू कनेक्टेड होती है और इसके थ्रू भी हम ह्यूमंस या गुड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो ऐसा है कि लाइट वेट गुड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ज़्यादा बल्कि मटीरियल को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सो द पिक्चर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आप नीचे देखेंगे बैकग्राउंड पे देखेंगे कि दे आर डेंस फॉरेस्ट्स। व्हाट डज दिस मीन? कि हम रोपवेज और केबल वेज का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? हम उन जगहों पे केबल वेज और रोपवेज का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत इनएक्सेसिबल होंगे या बहुत रिस्की होगा थ्रू डेंस फॉरेस्ट्स। यूजुअली हम इट्स वेरी रिस्की क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स का खतरा रहता है। यहाँ अगर हम कहीं पे देखेंगे कि आपके स्टीप स्लोप्स होते हैं, रफ टेरेन होता है, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ बहुत डिफ़िकल्टी के साथ आप मूव करते हैं या इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम आप ये यूज़ करते हो इन जगहों पे। सो जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम रहता है वहाँ पे हम रोपवेज और केबल वेज को इस्तेमाल करते हैं। सो दीज केबल वेज आपने देखे होंगे, गंडोला, एवरी कश्मीर इज़ क्वाइट फैमिलियर अबाउट दैम। सो मूविंग नेक्स्ट इज़ योर वाटर ट्रांसपोर्ट। सो दिस वाटर ट्रांसपोर्ट ये भी
आप देखोगे कि इनलैंड वाटर होता है, सीवेज और ओशन रूट के थ्रू भी होता है। एंड देन यू हैव योर एयर ट्रांसपोर्ट, दैट्स नेशनल और इंटरनेशनल। जो हम नेशनल कंट्री, इंट्रा कंट्री में जो भी ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू एयर, दैट्स कॉल्ड योर नेशनल ट्रांसपोर्ट, एयर नेशनल एयर ट्रांसपोर्ट। और जो इंटरनेशनल यानी कि कंट्री के बाहर, सो देयर आर दीज टू टर्म्स, एक तो है इंट्रा और है इंटर। सो इंट्रा मीन्स विद इन, what does it mean? It means within. Or inter means outside. So intra within the country and international outside the country. ठीक है. Now your pipelines, as I said कि सिर्फ रेट इसमें ट्रांसफ़र होता है in the shape of liquids like water, mineral oil. आप यहाँ पे देखें, I'll zoom in this for you. So this is your pipeline transportation. As you can see, this is this large diameter moving products, pipe with a large diameter, and there are these moving products, natural gas, petroleum is there, and these can be transferred. This petroleum or natural gas can be transported from one state to another, sometimes from one country to another, and even from one continent to another. So ये important है आपके लिए. And then you can see that the pipeline system, crude oil transportation इसमें होता है और gas transportation होता है. Moving to next is your Indian pipeline network. So इंडिया में भी ऐसा ही होता है कि आपका LPG ट्रांसफ़र होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ट्रांसफ़र होते हैं और नेचुरल गैस ट्रांसफ़र होता है. सो देयर आर द फास्ट फैक्ट्स अबाउट इंडियन पाइपलाइन नेटवर्क. क्या है कि ओनली आफ्टर 1960 आप देखोगे कि इट गॉट प्रोमिनेंस. पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट 1960 से पहले तो नहीं था कंट्री में. क्या हुआ कि फर्स्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन इन इंडिया वो स्टार्टेड फ्रॉम दिग्बॉय फील्ड्स टू इट्स रिफाइनरीज. ठीक है. एंड 16 एंड 70s में ये डेवलप होने लगा. एंड गैस पाइपलाइंस केम ओनली आफ्टर 80s, लेट 80s. So what are the what is the importance of various modes of transportation? अब क्या importance है? Now you have to decide whether आप कैसे decide कर पाओगे कि land transport आपके लिए ठीक है, is it good, और आपका जो water transport है that is good, और आपका air transport है वो अच्छा है, या land transport में there are railways, roadways, कौन सा आपके लिए better रहता है? So it will differ. It will differ from the situation. हमें पहले देखना है कि what are the types of goods and service that we are transporting. Then we'll see the cost factor, we'll take care of the cost factor, and then finally the mode availability. For example, road transport जो होता है, इट्स यूजुअली रिगार्डेड एज चीपर एट शॉर्टर डिस्टेंस, और ये फास्टर भी माना जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करनी होगी, आई डोंट थिंक कि आप कहोगे कि मैं रेलवेज़ को प्रेफर करूँगा या करूँगी. यू हैव टू सर्च फॉर ए रेलवे स्टेशन एंड देन गो देयर, एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आप रेलवेज़ को इम्पोर्टेंस दोगे. एयर ट्रांसपोर्ट की तो दूर की बात है. तो आप शॉर्टर डिस्टेंस या डोर टू डोर सर्विसेज के लिए आप हमेशा रोड ट्रांसफ़र को ही प्रेफर करोगे. आपको अपने स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, आपको अपने ऑफिसेज में जाना है, यू विल ऑलवेज प्रेफर रोड ट्रांसपोर्ट. सो अगर अब आपके पास बल्कि मटेरियल है, यू हैव टू ट्रांसफ़र देम फ्रॉम वन state to another or one state to another, then you may think about switching to your railways. That's actually meant for the large bulky goods and for the long distance travel. And then air transport का इस्तेमाल हम कब करते हैं? एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब योर गुड्स और सर्विसेज आर हाई वैल्यू. जो आप गुड्स आपको ट्रांसपोर्ट करना है या आपको खुद को ट्रांसपोर्ट करना है, आई मीन टू से आपको कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग, इंटरनेशनल लेवल पे कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, या आपको कोई इंपॉर्टेंट हेल्थ इमरजेंसी के लिए किसी स्टेट या सिटी और किसी कंट्री को विजिट करना है, then only you can prefer air transport. एंड ये लाइट और पेरिशेबल आइटम्स के लिए भी कन्वीनियंट रहता है. डिज़ास्टर मैनेजमेंट के टाइम्स पे जो आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर है दैट इज़ क्वाइट हेल्पफुल. जैसे कि आप अभी कोविड क्राइसिस में देख रहे होंगे कि हाउ much important and vital role is being played by your transportation sector. अभी आप देखोगे कि बल्कि मटेरियल जब tons of oxygen is being transported from one state to another, that's being transported with the help of your railways. लेकिन अगर आप देखोगे कि फॉरेन से आपके लिए फंड्स आ रहे हैं, फॉरेन से आपके लिए मटेरियल आ रहा है, that's being transported through your air transport. So
हर एक जो ट्रांसपोर्ट मीन्स एंड मोड्स है इसकी अपनी अपनी रेलिवेंस है, अपना अपना कुछ इसकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है. So it will differ from time to time. We have to take care of a lot of factors like cost, what kind of goods and services we are transporting. So अब हम ब्रीफली लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड इसके इम्पोर्टेंट स्टेटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट, अब आपको अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हुई होगी व्हाट आर रोडवेज, केबलवेज एंड रेलवेज. यू नो अबाउट देम एंड पाइपलाइंस एज वेल. सो अब हम इंडिया के स्टेटिस्टिक्स की बात करेंगे. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो रोड नेटवर्क है दैट इज़ ऑन सेकंड पोजीशन वर्ल्ड. यानी कि इंडिया का जो रोड नेटवर्क है दैट्स ऑन सेकंड प्लेस ओनली आफ्टर यूएसए. फर्स्ट रैंक यूएसए का है, सेकंड रैंक आपके इंडिया का है. दैट मीन्स इट हैज़ 5.89 मिलियन किलोमीटर्स ऑफ रोड नेटवर्क एंड इट कैरीज 85% पैसेंजर्स, 70% of the freight by roads per year. You need to take care of this. It's per year. Carries 85% passengers and 70% freight. So this your road transport, as I said, it's suitable for shorter distance. अब state की बात अगर हम कहेंगे, if you will be asked about the state जिसका सबसे ज़्यादा road network है, that will be your Maharashtra. लेकिन अगर डेंसिटी की बात करें देन इट्स केरला. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ रोड नेटवर्क एंड डेंसिटी. नाउ इतना आपको समझ में आया होगा. हियर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है. सो दिस इज़ योर शेर शाह सूरी. शेर शाह सूरी जो एक रूलर थे, उन्होंने बिल्ड किया था एक रोड that was called royal road, and he built this road in order to strengthen his empire from Indus Valley to Sonar Valley, that's in Bengal, but now it's called Grand Trunk Road, और हम इसको popularly GT road भी कहते हैं. At the time of Britishers का time था तो क्या था कि it used to connect the two places, कलकत्ता जो modern कोलकाता है और पेशावर that's in Pakistan. ठीक है. Now I'll show you. This is your Grand Trunk Road. ये है आपका ग्रैंड ट्रंक रोड. तो पहले क्या था, इट यूज टू कनेक्ट दिस कोलकाता विच अर्लियर यूज टू बी कॉल्ड एज कलकत्ता. ये इसको कनेक्ट करता था पेशावर के साथ, दैट्स हियर. ठीक है, पेशावर के साथ कनेक्ट करता था. लेकिन आफ्टर पार्टीशन व्हाट हैपेंड आफ्टर 1947, सो it's in India it connects Calcutta to your अमृतसर. ठीक है, अमृतसर के साथ कनेक्ट करता है ये. अब नाउ इट हैज़ बाइफर्केटेड इनटू 2 नेशनल हाईवेज. इसके 2 नेशनल हाईवेज है. क्या है? 2 नेशनल हाईवेज. फर्स्ट इज़ हियर. आप इसका पॉइंट ये ले लो, दिल्ली का जो NH1 है, नेशनल हाईवे 1, ये दिल्ली को अमृतसर के साथ, पंजाब में जो अमृतसर इज़ अ प्लेस, इसको दिल्ली को अमृतसर के साथ कनेक्ट करता है योर नेशनल हाईवे 1. यू हैव टू रिमेंबर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन सेकेंड सेगमेंट जो है इसका NH2, दैट कनेक्ट्स योर दिल्ली टू योर कोलकाता. सो आपने क्या सीखा कि ग्रैंड ट्रंक रोड इट वॉज बिल्ड बाय शेर शाह सूरी एंड अर्लियर इट यूज टू कनेक्ट कलकत्ता with Peshawar, but after independence it is connecting Kolkata with your Amritsar, that's a place in Punjab. So इसके 2 segments हैं. एक दिल्ली को कनेक्ट करता है किसके साथ? अमृतसर के साथ, and that is your NH1, and another is your NH2 that connects Delhi to your Kolkata. So understood? Now the classification. So on the basis of purpose, on the basis of maintenance and construction, actually the purpose of classification we need to think about it कि purpose क्या है classification. if we are reading any classification, इसका purpose क्या है, तो we have to understand कि maintenance and construction के हिसाब से जो National Highways Authority of India है, उसने जो है roads को डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है इन द फॉलोइंग टाइप्स. पहला है आपका नेशनल हाईवेज, देन इज योर इंटरनेशनल, देन इज योर एक्सप्रेस हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, विलेज, बॉर्डर. हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे. सो
योर नेशनल हाईवे, पहले हम स्टार्ट करेंगे. नेशनल हाईवेज आर बीइंग डिनोटेड बाय एन एच, स्टेट हाईवेज बाय एस एच, सो दैट्स अंडरस्टूड. अब हम नेशनल हाईवे के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट आर नेशनल हाईवेज? सो द नेशनल हाईवेज जो है, दीज आर कंस्ट्रक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, लुक्ड अपन, क्योंकि स्टेट्स में अगर रोड्स की बात करेंगे तो कहीं पे स्टेट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं पे सेंट्रल हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो हियर द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ national highways. So these national highways are always the metalled roads. That means infrastructure के हिसाब से they are quite developed. So what are your metalled roads? There are two types of roads actually. एक तो आपके होते हैं unmetallic roads और दूसरे होते हैं आपके metallic roads. अनमेटेलिक रोड्स को हम कह सकते हैं कच्चा रोड्स. आपने टर्म सुनी होगी कच्चा रोड्स. एंड मेटेलिक रोड्स को हम कहेंगे पक्का. सो आपके जो एक कच्चा रोड्स है, अगर हल्की सी बारिश होगी तो जो फार फ्लंग एरियाज़ होंगे वहाँ पे आप देखोगे कि कच्चा रोड्स होते हैं और हल्की सी बारिश से इनकी जो हालत है वो ख़राब हो जाती है. फिर ये फिजिबल नहीं रहते हैं ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस के लिए. लेकिन अगर हम मेटेलिक रोड्स की बात करेंगे तो ये इनकी जो हालत है वो ठीक ठाक होती है. लेकिन अगर आप देखेंगे मॉनसून्स के टाइम में इंडिया में इनकी हालत भी ख़राब हो जाती है. बट कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू द अनमेटेलिक रोड्स दे आर इन गुड कंडीशन. मूविंग नेक्स्ट. सो एज अंडरस्टूड, national highways are constructed by the central government. So they are meant to connect state capitals, interstate transport, and movement of defense men and materials from strategic places. ठीक है. we have to ensure the unobstructed flow of materials and men for the defense purpose. इसीलिए हम national highways की help लेते हैं because these are metallic roads. So we can expect कि कहीं पे हमें ये नहीं होगा कि कहीं पे आपका रोड है ख़राब है and there is this obstruction for the flow of material and men from one place to another. So ये स्टेट कैपिटल्स को कनेक्ट करते हैं, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं. सो हियर इज़ द इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स रिगार्डिंग national highways. These constitute only 2% of the total road length of the country, but they control 40% of the road traffic. That means 40% जो इंडिया का रोड ट्रैफिक है that's through national highways, despite having a very less road length, that's only 2%. अब आप समझ सकते हो इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स. अगर हम कंट्री वाइज, अब हमने इंडिया में क्या पढ़ा कि सबसे ज़्यादा रोड लेंथ किस स्टेट की है? महाराष्ट्र की है. सबसे ज़्यादा रोड डेंसिटी किस स्टेट की है? केरला की है. लेकिन अगर कंट्री के वाइज में आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट रोड डेंसिटी कहाँ पे है, देन इट्स योर नॉर्थ अमेरिका. व्हाट इट इज़? नॉर्थ अमेरिका. नाउ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको मैंने बोला कि दैट लुक्स फॉर द डिफेंस पर्पज़ के लिए जो भी मूवमेंट होता है, मटेरियल्स, मैन एंड ऑल दैट, तो उसके लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है. लेकिन हाईवेज़ के लिए कौन है? जनरल हाईवेज़ के लिए व्हाट इज़ द नोडल एजेंसी टू लुक आफ्टर द मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ national highways? So then it is your National Highway Authority of India, that's denoted by NHAI. So it was operationalized in 1995. It is actually an autonomous body under Ministry of Surface Transport. So it looks after the development and maintenance of national highways. Also, it's the apex body to improve the quality of roads and in India. Roads का मतलब है national highways का. It has this responsibility of taking care of national highways. इंडिया में जितने national highways हैं उनकी maintenance, repair जहाँ पे भी है, who looks after them is your National Highway Authority of India. Now there are these important color codes that are used by different highways. So here we have national highways के लिए हम किस color code को use करते हैं? हम करते हैं use yellow and white. It may be asked in your examination. It's very important. आप ध्यान से सुनिए कि national highways को denote करने के लिए you have two colors. So they are yellow and white, as you can see here.
स्टेट हाईवेज के लिए यू हैव ग्रीन एंड वाइट. अगर सिटी या डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात की जाए देन यू हैव योर ब्लैक एंड वाइट. ओके. एंड देन रूरल रोड्स यानी कि फार फ्लंग एरिया, जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पे यू हैव ऑरेंज एंड वाइट. यू नीड टू रिमेंबर इट. नेशनल हाईवेज के लिए अगर आपसे पूछा जाए देन इट्स येलो एंड वाइट. स्टेट हाईवेज के लिए अगर पूछा जाए ग्रीन एंड वाइट. सिटी और डिस्ट्रिक्ट, सिटी एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट रोड्स के लिए ब्लैक एंड वाइट. एंड देन रूरल रोड्स के लिए ऑरेंज एंड वाइट. दिस इज द कलर कोड. मूविंग नेक्स्ट, देयर एक्चुअली कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू जो ऑपरेशनलाइज्ड है. सो देर आर दीज इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स. लेट मी सी whether we can conclude it today. Okay, so yeah, major projects of National Highway Authority of India. So first project is your Golden Quadrilateral. This is high density traffic corridor connecting India with the four big metro cities Delhi, Mumbai, चेन्नई एंड कोलकाता. तो गोल्डन क्वाड्रिलेटर क्या है? ये कुछ नहीं है. इट इज़ एक्चुअली है हाई डेंसिटी ट्रैफिक कॉरिडोर जो इम्पोर्टेंट मेट्रो सिटीज़ जो है इंडिया की उनको कनेक्ट करता है आपस में. दैट्स योर दिल्ली, that's your Mumbai, that's your Chennai, and that's your Kolkata. I'll show you this on map here. Here we have your Delhi. I hope ये आपको visible है. तो यहाँ पे आप इंडिया का मैप देख रहे होंगे. You have here आपका मेट्रो सिटी है दिल्ली, यहाँ पे मुंबई, एंड हियर यू हैव चेन्नई, एंड हियर यू हैव कोलकाता. सो इन चारों को ये कनेक्ट करता है, दिल्ली टू कोलकाता टू चेन्नई टू मुंबई टू दिल्ली. आई समझ में बात? सो कोऑर्डिनेटर इज जिसके चार साइड्स होंगे. तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर बनता है. दिस इज़ योर गोल्डन कोऑर्डिनेटर. व्हाई इज़ इट कॉल्ड गोल्डन कोऑर्डिनेटर? बिकॉज इट हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी जो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. इट कनेक्ट्स योर फोर इम्पॉर्टेंट मेट्रो सिटीज़ ऑफ इंडिया. दैट्स योर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता. ओके, अंडरस्टूड? So when did it start? It just started in 1999. It started in 1999 by the then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. ठीक है? He laid its foundation stone, and this project was actually started by NDA government. The foundation stone was laid in the year 1999. And it was started by the NDA government in 2001. इसकी लेंथ कितनी है? 5,846 किलोमीटर. So it was completed in January 2012. It's managed by National Highway Authorities of India under Ministry of Road, Transport and Highways. So it comes under who? It comes under Ministry of Road, Transport and Highways. So it constitutes only the national highways of the country. So इसमें सिर्फ national highways की बात हो रही है. यहाँ पे state highways की बात नहीं हो रही है, district roads की बात नहीं हो रही है. यहाँ पे किसकी बात हो रही है? National highways of the country. Moving next is your national north south and east west corridors. ये भी नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स जो है ये भी क्या है? ये भी इस काइंड ऑफ कनेक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स. ठीक है? सो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की अगर हम बात करेंगे देन इट कनेक्ट्स योर श्रीनगर, दैट्स इन योर जम्मू एंड कश्मीर, विद कन्याकुमारी, दैट्स इन तमिलनाडु. एंड इसकी लेंथ कितनी है? 4076 किलोमीटर्स लॉन्ग. ठीक है? एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर दूसरा है, ये आपके सिलचर को कनेक्ट करता है, दैट्स इन योर आसाम टू पोरबंदर, दैट्स इन योर गुजरात. इसकी जो लेंथ है एक्चुअली इट्स योर प्रीवियस लेंथ 3640, अभी अपग्रेड हो गई है. एंड नाउ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है आपका दैट इज़ योर नेशनल हाईवे 27. ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड है. क्या है? लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे. ठीक है? पहले देयर वाज दिस नेशनल हाईवे, there was this national highway 44, that is your north south corridor जिसको हम कहते थे longest national highway of India, but now it's updated to east west corridor, that's your national highway 27. Now okay, I'll show you this on map. Here you are having, जैसे आपने अभी देखा गोल्डन क्वाड्रिलेटर को, सॉरी
सो यू हैव दिस नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है आपका वो यहाँ से होता है एक्चुअली योर श्रीनगर टू योर कन्याकुमारी यहाँ से. एंड आपका जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है दैट कनेक्ट्स योर सिलचर that's in your Assam to Porbandar that's in your Gujarat. So now this is your longest national highway of India. This is your longest national highway of India, that's NH27. And जो आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो क्या करता है, दैट इज़ NH44, दैट इज़ योर सेकेंड लॉन्गेस्ट. तो ये अपडेटेड स्टेटिस्टिक्स है, प्लीज़ डू चेक देम ऑन वेब. Now the third important project is your Bharatmala Pariyojana. Bharatmala Pariyojana, and it's actually an umbrella program for the highway sector that focuses on optimizing efficiency of freight and passenger movement across India. एंड ये क्या है, ये आपका एक प्रोग्राम है जिसका जो मेन फोकस है दैट इज़ इन ऑर्डर यू हैव टू ऑप्टिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ फ्रेट एंड पैसेंजर मूवमेंट. यानी कि कोई हिंड्रेंस के बगैर, कोई ऑब्स्ट्रक्शन के बगैर आपका जो फ्रेट है और आपके जो पैसेंजर्स हैं फ्री फ्लो ऑफ ये उनकी जो मूवमेंट है दैट शुड बी दिस फ्री फ्लो मूवमेंट हो. ठीक है, तो ये कैसे होगा, वी हैव टू ब्रिज द इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स. अगर कहीं पे कोई लूप होल है वी हैव टू रिकन्सिडर दैट और हमें उसको ब्रिज करने की कोशिश करनी है. सो व्हाट वी डू इज़ यू हैव टू develop economic corridors, inter corridors and feeder routes. There should be this upgradation in your infrastructure. National corridor efficiency improvement should be there, like you have seen in case of golden quadrilateral, east west corridor. There are different corridors. What are they meant for? They are meant for कि easy movement हो, easy flow हो ट्रैफिक का. ठीक है, एंड बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी ठीक से हो, आपकी कोस्टल और पोर्ट कनेक्टिविटी अच्छी हो, और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवेज में भी आपके कनेक्शन जो है अच्छे हों. ठीक है, सो हियर भारतमाला परियोजना के तहत जो आपका नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है दैट हैज़ बीन मैंडेटेड द डेवलपमेंट ऑफ 27,500 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे अंडर फेज़ 1. सो आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो भारतमाला परियोजना के तहत उनको क्या मैंडेट दी गई है कि आप 27,500 किलोमीटर्स के नेशनल हाईवेज़ को कंप्लीट करो. क्या 27,500 किलोमीटर के नेशनल हाईवे को कंप्लीट करो अंडर फेज 1. सो यू नीड टू रिमेंबर दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ओके, सो हियर यू कैन सी द Bharatmala connectivity India like never before. So it's meant to boost the connectivity of the country. So here you have Bharatmala. Okay, so economic corridor आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे 9,000 किलोमीटर टू अनलॉक फुल इकोनॉमिक पोटेंशियल. देन यू हैव योर इंटर कॉरिडोर एंड फीडर रूट that's of 6,000 kilometer. It will ensure your holistic connectivity. The national corridor efficiency improvement up to 5,000 kilometer. It will enhance your efficiency. Border roads and international connectivity 2,000 kilometer. That will boost your border connectivity. And then you have coastal roads and port connectivity 2,000 kilometers. It will leverage ports for progress. And then greenfield expressways 800 kilometers. Express speeds for express gains and balance of National Highway Development Program works, that's 10,000 kilometer, boosting all round connectivity. So in brief we can say कि कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए, obstructed flow के लिए this Bharatmala परियोजना has been set. So this is the amount to be invested, and this is the length of the roads to be constructed. So I think it's all for today. I hope you will like this lecture. Allah Hafiz, take care.